सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। शुरू करेंगे सेट नंबर 7 का, यानी टेस्ट नंबर 7 का, टेस्ट 7 का पार्ट नंबर 4। कौन सा? पार्ट नंबर 4 शुरू करेंगे। और इससे पहले सारे टेस्ट, जो भी 6 टेस्ट हैं और 7 पार्ट का 7 टेस्ट नंबर 7 का 3 पार्ट सारे जो है अपलोड हो चुके हैं। जाइए, देखिए, सीखिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 76 से, बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बोलने का पूर्व जो है बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। कौन सा भाषा का उपयोग करते हैं? डी। मतलब बोलने के पूर्व, मतलब कि पूर्व बालक, बोलने के पूर्व मतलब कि जो बोलना शुरू करता है उससे पहले किस भाषा का प्रयोग करता है? तो सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा जानते हैं, दिखा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? ठीक है, उच्च ताप मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म करके और फिर जो है भोजन को संरक्षित करना, मतलब कि उसको इस तरह से तैयार करना कि बहुत दिन तक ये टिक जाए, उसको क्या कहते हैं? तो 77 का हो जाएगा डी, निसंक्रमीकरण। क्या कहते हैं? निसंक्रमीकरण। देखिए, निसंक्रमीकरण खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें उच्च ताप पर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? नीचे से हीट कर दिया जाएगा। नीचे से क्या कर दिया जाएगा? हीट कर दिया जाएगा। हीट करने के बाद क्या होगा? वो उसमें के जो भी जीवाणु होंगे मर जाएंगे, इसमें के जो भी जीवाणु होंगे मर जाएंगे। ठीक है, और संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है। ठीक है, इसमें जो है बैक्टीरिया मर जाती है, कवक मर जाते हैं, अन्य जीवाणु भी मर जाते हैं, और खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन दर को धीमा कर दिया जाता है। देखिए, जब भी किसी चीज़ को हीट करेंगे, गर्म करेंगे आप, तो उसमें क्या होता है? गर्म करने पे क्या होता है? किसी भी चीज़ को, उसमें का ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा तो किसी भी कवक जो है, बैक्टीरिया का जो है प्रक्रिया करने, मतलब कि क्रिया करने की क्षमता घट जाएगी। जब क्रिया करने की क्षमता घट जाएगी तो उनकी वृद्धि नहीं होगी। जब वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? भोजन खराब होने की क्षमता जो है बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, उनकी क्षमता कम हो जाएगी, भोजन खराब करने की क्षमता। 78 पे आते हैं। म्यूकर, एस्जिलस और इरगाट जैसे कवक के समान दूषक हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं सब? तो 78 का हो जाएगा डी, डबल रोटी और अनाज में। ठीक है, डबल रोटी और अनाज में ये जो है म्यूकर हो गया, एस्परजिलस हो गया, और इरगाट जैसे कवक जो है डबल रोटी और अनाज के समान दूषक है, मतलब इनको जो है खराब कर देते हैं आसानी से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे, गतिशील संतुलन से तात्पर्य क्या है? तो गतिशील संतुलन से तात्पर्य क्या है? ए। क्या है? ए, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का समझो। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है कि प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात। देखिए, प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि भोजन में, हमारे भोजन में प्रोटीन का बड़ा महत्व है। ठीक है, प्रोटीन का बड़ा महत्व है। ऊर्जा में किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। किससे मिलता है? वसा से। लेकिन प्रोटीन इसलिए जरूरी है, हमारे मसल्स के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन। तो दोनों का संतुलन जो होता है भोजन में जरूरी होता है। गतिशील संतुलन किसको कहते हैं? जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा का अनुपात सही ढंग से हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? 80 पे आते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए होगा? ठीक है, कितना चाहिए बताइए? तो ये है 0 से 5 ग्राम, ठीक है ना, पर किलो पर। मतलब कि अगर 5 किलो का बच्चा है, एक बात कह रहे हैं, 5 किलो का बच्चा है तो कितना चाहिए? 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 5, मतलब कि 5 × 25, 2.5 ग्राम चाहिए उसको। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि अगर 5 किलो का बच्चा है तो उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, तो 2.5 जो है हो जाएगा क्या? ग्राम पर किलो पे उसको प्रोटीन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग को अनुशंसा की गई है? ठीक है, तो किस खाद्य वर्ग की है? तो 11 जो है खाद्य वर्ग की अनुशंसा किए हैं। ठीक है ना, उन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। मैं बोल देता हूँ। पहला है अनाज एवं ज्वार बाजरा, दूसरा है दालें, तीसरा है गिरियाँ और तिलहन, चौथा है सब्जियाँ, पाँचवा है फल,
6वां है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, 7वां है अंडे, 8वां है मांस मछली तथा अन्य प्राणियां, आसर, वसा एवं तेल, 10वां है शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त आहार, और 11वां है मिर्च एवं मसाले। उन्होंने इतने चीज़ों को क्या किया है, अपने खाद्य वर्ग में अनुशंसा की है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। सब जानते हैं, ये क्या है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए 82 पे आते हैं। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सा है? ठीक है, तो पोषक तत्वों की कमी से पाई जाने वाली सर्वाधिक रूप में बीमारी कौन सा है? तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। ठीक है, ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण से क्या होता है? देखिए, जब पोषक तत्वों की कमी शरीर में होगी तो क्या होगा? ऊर्जा की शरीर में कमी होगी। ऊर्जा की शरीर में कमी होगी तो क्या होगा? आपका शरीर जो है कमजोर होगा। क्या होगा? ये शरीर है, मान लीजिए, शरीर क्या होगा? शरीर हो जाएगा कमजोर। ठीक है, अगर ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा की अधिकता होगा तो क्या होगा? शरीर मोटा होगा। और संतुलित भोजन होगा तो क्या होगा? शरीर फिट एंड फाइन होगा। ठीक है, चलिए, भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण है। शारीरिक शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलने से क्या होता है? कुपोषण होता है। कुपोषण के कारण जो है बच्चों में, महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जब शरीर कमजोर होगा तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन तथा ऊर्जा युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बहनों को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? तो 83 का सी, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। शुद्ध जल क्या होता है? स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, जल विभिन्न पदार्थों के घोलने की क्षमता रखता है, अर्थात यह एक सर्वाधिक विलायक है। जल की बात हो रही है, मतलब उसमें बहुत सारे जो घुल सकते हैं वो विलायक है। इस गुण के ही कारण जल का शुद्ध अवस्था में उपलब्ध होना प्रायः कठिन होता है। ठीक है, मतलब शुद्ध रूप जल्दी में नहीं मिलता है, लेकिन शुद्ध रूप कौन सा होगा? जो स्वादहीन होगा, गंधहीन होगा और रंगहीन होगा। ठीक है, वही शुद्ध जल माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। 16 से 17 वर्ष की आयु लड़की के लिए जिंक का आरडीए है। ठीक है, जिंक का आरडीए है डेली कितना है? ठीक है, तो 16-17 वर्ष की आयु के लिए बच्ची के लिए कितना जिंक चाहिए? तो 84 का हो जाएगा ए, 12 मिलीग्राम पर डे। कितना चाहिए? 12 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे, स्टार्च निम्न है। ठीक है, स्टार्च निम्न है तो 85 पे क्या हो जाएगा? सी, पॉलीसेकेराइड। क्या है? स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। यह मनुष्य तथा शाकाहारी जंतुओं के लिए मुख्य पोषक तत्व है। यह हम लोगों के लिए अनाज, फल, कंद, फलियां आदि मंड में के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अनाज में, फल में, कंद में, फलियां में जो है ये सब स्टार्च पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 पे। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो 86 का हो जाएगा ये डी, ऊतकों की मरम्मत करना। बताया ना कि जो है मांसपेशियों के लिए होता है, और कहीं ऊतक जो है टूट फट जाते हैं तो उनकी मरम्मत भी करता है कौन? प्रोटीन करता है। ठीक है, इसीलिए जो है प्रोटीन बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। मानव शरीर में प्रोटीन प्रमुख कार्य में ऊतकों की मरम्मत करना है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। ठीक है, शरीर वृद्धि और विकास में बहुत आवश्यक है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं तथा तंतुओं का निरंतर टूट फूट होती रहती है। ठीक है, होती रहती है, जिसका मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि, तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवन रहते प्रोटीन अनिवार्य है, इसलिए प्रोटीन की शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। ठीक है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ कौन सा बनता है? वो बनता है बी, एक्रोलीन। ठीक है, एक्रोलीन बन जाता है। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बन जाता है, जिसे एक्रोलीन या प्रोपेनॉल 2 कहते हैं। ठीक है,
एक्रोनिल या प्रोपेनल 2, प्रोपेनल 2 लिख दे रहा हूँ, प्रोपेनल 2 कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यह भोजन मुख्यतः वसा को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन को दहन और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उत्पन्न करता है। एक्रोलीन को कैंसर कारक भी माना जाता है। देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि बाहर का समोसा, जिलेबी ये सब मत खाइए। क्यों नहीं खाइए? क्यों? क्योंकि वो सब क्या करते हैं, तेल पे तेल डालते जाते हैं, बहुत देर तक वो गर्म होता रहता है और वह तेल जो है धीरे धीरे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यह एक्रोलीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्रोलीन क्या होता है? कैंसर को जन्म देने की एक काफ़ी बढ़िया एजेंट है जो कैंसर को जन्म दे सकता है। 88 का है, इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है तो क्या होगा उसमें? 88 का हो जाएगा सी, शार्क लीवर का तेल, ठीक है। देखिए शार्क लीवर में रेटिनॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शार्क लीवर तेल जो है एक प्रकार की मछली का तेल होता है, ठीक है। क्या है? ये मछली का तेल है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। क्या हुआ है इसमें? विटामिन ए जो है, विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए, यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अंधेरे या हल्की रोशनी में देखने की क्षमता रेटिनॉल से ही मिलती है। अंधेरे में या हल्की रोशनी में, जैसे शाम को समय हल्का हम देख लेते हैं, उसको किससे होता है? रेटिनॉल से होता है। रेटिनॉल एपिथेलियम तंतुओं में होने वाले आवश्यक स्लैसिम स्राव के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एक कहते हैं मैट्रिआर्कल परिवार या मातृसत्तात्मक। इसको हिंदी में मातृसत्तात्मक भी कह सकते हैं, सत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। मैट्रिआर्कल परिवार होता है जो माँ के नाम से चलता है, ठीक है ना। चलिए, बता चुके हैं कि असम में और पश्चिम बंगाल में, असम में गारो खासी जनजातीय के जो परिवार हैं वो सब जो है चलते हैं, मैट्रिआर्कल परिवार हैं जो जनजातियाँ वहाँ की। 89 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 90 पर, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र क्या कहलाती है? तो 90 का हो जाएगा बी, पुनर्व्यवस्था काल, ठीक है। शुरू में क्या होता है कि माँ बाप शादी करते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चे घर से चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, अपने मतलब कि नौकरी करने लगते हैं, तो फिर वो आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं कि पुनर्व्यवस्था काल, मतलब आप जो है फिर उसी व्यवस्था में आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे, दहेज निषेध कानून इस बुराई को मिटाने की सरकारी तौर पर एक प्रयास था, ठीक है। दहेज निषेध कानून जो है इस बुराई को मिटाने का एक सरकारी तौर पर प्रयास था। ये कब आया था बताइए? तो 91 का हो जाएगा सी, 1961 में लागू हुआ था। देखिए एक और चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार देखिए, मैं थोड़ा सा तेज़ भी चलता हूँ क्योंकि मुझे देखना होता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आप लोग ज़्यादा बोर हो जाते हैं पहले ही, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेमिना के साथ पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, अभ्यास करना है, बार बार सुनना है, 2-3 बार सुन लीजिए, फिर इसको जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट डाउन करिए। क्यों? क्योंकि लिखने से क्या होता है बताइए? लिखने से क्या होता है, आप जो भी चीज़ लिखते हैं, ज्ञान जो है आपके अचेतन मन में चला जाता है, ठीक है, और ज्ञान बहुत लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक स्थिर रहता है आप में, ठीक है। और जो है यह एग्जाम निकालने में आपको बड़ा लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज का व्यवस्था होती हैं? संस्थाएं एक समाज का व्यवस्थाएं होती हैं, किसने माना था? तो 92 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, डगलस नॉर्थ ने। डगलस नॉर्थ ने माना था कि क्या यह संस्थाएं एक समाज का क्या होती हैं? व्यवस्था होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे, एक परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाता है। एक परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है उसको क्या कहलाता है बताइए? 93 का हो जाएगा ए, क्या कहलाता है? ए, खुली प्रणाली। खुली प्रणाली क्या कहलाती है? खुली प्रणाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? समाज की बुनियादी कई बार बता चुके हैं, डी क्या है? परिवार। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। परिवार के बाद ही क्या होता है? ये अस्पताल, स्कूल, मंदिर जो भी है समाज की दूसरी तीसरी जो भी इकाई है, लेकिन समाज की बुनियादी इकाई क्या है? परिवार। इस चीज़ को हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, ठीक है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो 95 क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा सी, विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से होता है, जो क्या होता है? ये वाली होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। देखिए, अब विटामिन B9 की कमी से होता है, कमी होने के कारण जो रोग होता है वो होता है, ये होता है, ठीक है। विटामिन B2 से क्या होता है? त्वचा फटना, आंखों की लाल होना, अगर विटामिन B2 कम हो जाएगी। विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन A से क्या होता है? विटामिन C से क्या होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी, ठीक ना, कई बार बता चुके हैं। विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन B2 कमी से क्या होता है? त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सब लिख लीजिएगा, आंखों का लाल होना, ठीक है। और विटामिन B तो है ही, क्वेश्चन ही था। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं इसको आप, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श जो है पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? तो 96 का हो जाएगा डी, विल एंड एंड्रयू ने, ठीक है। विल एंड एंड्रयू ने क्या किया कि ये सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, विल एंड एंड्रयू ने बताया कि परामर्श जो है पारस्परिक सीखने की प्रक्रिया है। इसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। पहला व्यक्ति सहायता प्राप्त करने वाला और दूसरा व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति, जो प्रथम व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है कि उसका अधिकतम विकास हो, ठीक है। दूसरा जो परामर्श देता है क्या करता है? उसकी अधिक से अधिक कोशिश करता है कि उसका अधिक जो है, जो भी व्यक्ति है पीड़ित है, उसको क्या हो? अधिक से अधिक विकास हो। 97 पे आते हैं। परामर्श की विधि है, क्या है? परामर्श की विधि क्या है? 97 क्या हो जाएगा? डी, सभी मौन धारण करके, स्वीकृत करके, पुनरावृत्ति करा के। ये तीनों विधियां जो हैं परामर्श में हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि प्रार्थी कैसा है, ठीक है, किस तरह का वो उसकी समस्याएं हैं, उस तरह से वो दिया जाएगा उसको, ठीक है। 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं, ठीक है। देखिए, इनमें से 150 देशों में WHO कार्यालय भी स्थित है, ठीक है। 100 इसमें से जो 150 देश है ना, उसमें WHO का कार्यालय भी है, ठीक है, वहाँ पे बना हुआ है 150 देशों में। ना 194 देश जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या है? सदस्य हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। यूनिसेफ का राष्ट्रीय समिति की संख्या कितनी है? यूनिसेफ का राष्ट्रीय समिति की संख्या कितना है? तो यह है सी, 38, ठीक है। कितनी है? 38। अच्छा, एक और बात, अब लोग जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को देखिए और नोट डाउन कर लीजिए जो क्वेश्चन अच्छा लगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है? ये सब क्वेश्चन याद करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल याद करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आम संगठन नहीं है, ठीक है ना, ये छोटे मोटे संगठन नहीं है, विश्व स्तरीय संगठन है। और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम वो IAS का हो या ग्रुप D का हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस सेशन का लास्ट प्रश्न, UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो क्या शामिल नहीं है? सी, संपत्ति नहीं शामिल है, बाकी सब शामिल है। जीवन प्रत्याशा शामिल है, शिक्षा शामिल है, प्रति व्यक्ति आय शामिल है, ठीक है। अब देखिए, UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा मतलब कितनी दिन तक वो जी सकता है, उसके कौन कौन सुविधाएं हैं, उस हिसाब से तो जिएगा वो। शिक्षा किस स्तर का ले रहा है वो, और प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये सब चीज़ों को देख के मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।